हेलो दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने प्रथम अफीम युद्ध और अफीम युद्ध का प्रभाव, अफीम युद्ध के कारण, अफीम युद्ध के बाद हुई संधियों को देखा था। यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको द्वितीय अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध का कारण, द्वितीय अफीम युद्ध का प्रभाव और द्वितीय अफीम युद्ध के बाद हुई संधियाँ, ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। अफीम युद्ध सन 1856 से 60 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध में चीन को परास्त तो ब्रिटेन ने किया, मगर उसके बाद धीरे धीरे अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भी चीन के साथ संधि कर सुविधाएं प्राप्त की। अमेरिका के साथ की गई ह्वांगिया एवं फ्रांस के साथ संपन्न हवामपोआ की संधि में यह व्यवस्था थी कि 10 वर्ष के बाद पुनः संधियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। उधर ब्रिटेन चीन में और अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था। विदेशी शक्तियों ने जब चीन के समक्ष संधियों के पुनरीक्षण की मांग रखी तो चीन ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि बिना युद्ध किए चीन से मांग मनवाया आसान नहीं है, इस प्रकार द्वितीय अफीम युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हुई। और द्वितीय अफीम युद्ध का प्रमुख कारण है, एक एक कर कारणों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहला कारण है चीनी शासकों का भ्रम एवं अयोग्यता। प्रथम अफीम युद्ध के बाद भी चीनी शासकों को यह मिथ्या भ्रम थी कि वे विदेशियों को नियंत्रित करने में समर्थ हैं। उधर मंचू शासकों की अयोग्यता के कारण देश में भ्रष्टाचार, शोषण, बेकारी, भूखमरी, षड्यंत्र एवं अफीम की तस्करी के कारण स्थिति दुर्बल एवं अराजकतापूर्ण होती जा रही थी। इन परिस्थितियों का लाभ साम्राज्यवादी शक्तियां उठाना चाहती थी। दोस्तों, दूसरा कारण है नॉनकिंग की संधि से उत्पन्न असंतोष। चीनी लोग 1849 ईस्वी की नॉनकिंग संधि को अपने लिए एक अपमानजनक मानते थे। इस कारण चीन वासियों के मन में विदेशियों के प्रति घृणा की भावना व्याप्त थी। तीसरा दोस्तों हमारा कारण है चीनियों को बलात् मजदूर बनाना। चीन में व्याप्त बेरोजगारी, बेकारी एवं भूखमरी का लाभ उठाकर विदेशी लोग चीनियों को मजदूरी के रूप में जबरदस्त क्यूबा एवं पेरू भेज रहे थे। जब मंचू शासकों ने इसका विरोध किया तो संघर्ष की स्थिति बनने लगी। अगला हमारा कारण है चीनी जहाज़ों से वसूली। जलदस्युओं को पकड़ने के बहाने विदेशियों ने चीनी जहाज़ों से उनकी रक्षा के नाम पर काफ़ी धन वसूल लिया। अगला हमारा दोस्तों कारण है व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की इच्छा। ब्रिटेन, फ्रांस एवं अमेरिका चीन में व्यापारिक सुविधा का विस्तार चाहते थे। उनकी प्रमुख मांगें निम्न थी। 1 नंबर मांग था चीन में आंतरिक भागों में प्रवेश की सुविधा। दूसरा, पीकिंग में राजदूत रखने की सुविधा। तीसरा, शुल्क दरें समाप्त करने की सुविधा। फरवरी 1854 ईस्वी में ब्रिटेन उच्चायुक्त लॉर्ड बेटिंग ने यह प्रस्ताव रखे। चीनी प्रशासन ने इन मांगों की उपेक्षा की। अंततः इन परिस्थितियों में बल प्रयोग जरूरी हो गया। अगला हमारा कारण है फ्रांसीसी पादरी को फांसी। चीन के क्वांतांगसी स्थिति अधिकारियों ने फरवरी 1856 ईस्वी में फ्रांस के कैथोलिक पादरी अगास्टे चैप्रिलेन को विद्रोह के आरोप में बंदी बनाकर फांसी दे दी। फ्रांस इससे अत्यधिक नाराज हुआ। वह अब इसका बदला लेना चाहता था। अगला हमारा कारण है लोरचा एजो जहाज की घटना। दोस्तों, द्वितीय अफीम युद्ध का तात्कालिक कारण लोरचा एजो जहाज की घटना सिद्ध हुआ। लोरचा एजो जहाज का मालिक एक चीनी था, मगर उसका कप्तान अंग्रेज था। जहाज पर अंग्रेजी झंडा फहराया था। चीनी अधिकारी जलदस्युओं को पकड़ना चाहते थे। इसी
तारतम्य में उन्होंने लार्चो एजो जहाज की तलाशी ली एवं उसके 12 चालकों को बंदी बना लिया। ब्रिटिश वाणिज्य दूत ने चीन के प्रमुख 2 मांग रखी। पहला, 12 जहाज चालकों को मुक्त किया जाए। दूसरा, इस घटना के लिए चीन माफ़ी मांगे। चीनी शासक ने जहाज चालकों को तो मुक्त कर दिया मगर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अंग्रेज तो युद्ध का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही रहे थे। इसी बात को लेकर अंग्रेज ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, अब फ्रांस द्वारा साथ देखिए, इस युद्ध में फ्रांस के द्वारा क्या साथ रहा। द्वितीय अफीम युद्ध में फ्रांस के द्वारा क्या साथ रहा। चूँकि फ्रांस भी फादरी अगास्टे चैम्बरलेन के मृत्युदंड से नाराज था, अतः उसने चीन के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। रूस एवं अमेरिका इस युद्ध से अलग रहे। 30 मई 1858 ईस्वी तक आंग्ल फ्रांसीसी सेनाएं पीकिंग के निकट तित्सियन तक घुस आईं। अब चीन की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। उसके समक्ष अब संधि के अतिरिक्त कोई चारा न बचा। बाध्य होकर चीन ने विदेशियों के साथ तित्सिन की संधि संपन्न की। तित्सिन की संधि जून में 1858 ईस्वी में हुई। चीनी सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी ने जून 1858 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस एवं अमेरिका के साथ अलग अलग 4 संधियां संपन्न की। तित्सिन संधियों की शर्तें निम्नलिखित हैं। आइए दोस्तों, तित्सिन संधि की शर्तें को एक एक कर देखेंगे। पहला था, नवीन बंदरगाह चीन के ने विदेशियों हेतु व्यापार एवं निवास के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरा था, यांगसी नदी में अब विदेशी जहाज को रक्षा व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। तीसरा था, विदेशी राष्ट्रों को पीकिंग में राजदूत रखने की सुविधा प्राप्त हुई। चौथा, चीन के अतिरिक्त भागों में भी विदेशी व्यापारियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो गई। पांचवा, ईसाई मिशनरियों को भी चीन में धर्म प्रचार सुविधा प्रदान कर दी गई। इनकी सुरक्षा का दायित्व चीनी सरकार ने ही लिया। अगला, चीन ने 80 लाख तायत इंग्लैंड को एवं 20 लाख तायत फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया। सातवां, चीन ने शुल्क की नई दर एवं उदार दरें स्वीकार की। आठवां, अफीम व्यापार को चीन ने कानून मान्यता प्रदान की। दोस्तों, पीकिंग की संधि, इसी युद्ध के बाद पीकिंग की भी संधि अप्रैल 1860 ईस्वी में हुआ। तित्सिन की संधि को स्वीकार करने में जब पीकिंग सरकार ने आनाकानी की तो युद्ध पुनः आरंभ हो गया। चीनी सरकार को पीकिंग की संधि स्वीकार करनी पड़ी। पीकिंग की संधि की शर्तें थी। 1 नंबर शर्त है, पीकिंग की संधि द्वारा तित्सिन संधि की शर्तें को मान्यता प्रदान की गई। दूसरा, विदेशी व्यापार हेतु तित्सिन को भी खोल दिया गया। कोलून प्रायद्वीप ब्रिटेन को प्राप्त हो गया। चौथा, पीकिंग में ब्रिटिश प्रतिनिधि को स्थायी निवास सुविधा प्राप्त हुई। पांचवा, इस संधि द्वारा चीनी मजदूरों को विदेश भेजा जाना वैध घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इस युद्ध की समीक्षा, जो द्वितीय अफीम युद्ध हुआ, अब द्वितीय अफीम युद्ध की समीक्षा को देखेंगे। प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध में चीन की लगातार पराजयों ने मंचू सरकार को खोखलापन जग जाहिर कर दिया। अब आंतरिक भागों में विदेशियों का आवागमन की सुविधा प्राप्त हो गई। पश्चिमी धर्म प्रचारकों का चीन में भूमि क्रय की सुविधा प्राप्त हो गई। दोनों संधियों द्वारा कुल 16 बंदरगाह व्यापार हेतु खोलने से चीन की एकता, अखंडता एवं संभुप्रता को खतरा उत्पन्न हो गया। प्रथम अफीम युद्ध में चीन के शोषण का जो अपूर्ण कार्य शेष बचा था, उसे द्वितीय अफीम युद्ध ने पूर्ण कर दिया। विदेशी शक्तियों को चीन के रूप में एक दुधारू गाय प्राप्त हो गई, जिसको वे बहुविध शोषण करने लगे। चीनी तरबूज का मनचाहा बंटवारा विदेशियों ने अपने बीच कर लिया। दोस्तों, अब संधियों द्वारा साम्राज्यवाद के नवीन रूप की स्थापना हुई। इसी युद्ध के बाद जितनी भी संधियां हुई, उन संधियों के द्वारा साम्राज्यवाद के नए रूप का स्थापना हुआ। प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध
द्वारा यूरोपीय शक्तियों ने चीन में अपना साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूर्ण किया। चीन अब अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश बन गया। 1842 ईस्वी की नॉनकिंग एवं 1860 ईस्वी की पीकिंग संधि द्वारा पाश्चात्य साम्राज्यवाद का एक निरंकुश स्वरूप उभर कर सामने आया। चीन में साम्राज्यवाद के एक नए रूप की स्थापना हुई। इस साम्राज्यवाद की मूलभूत विशेषताएं हैं। दोस्तों, साम्राज्यवाद की मूलभूत विशेषताओं को एक एक कर देखेंगे। 1842 की नॉनकिंग संधि द्वारा ब्रिटेन ने हांगकांग चीन से प्राप्त कर लिया। हांगकांग की स्थिति एक क्राउन कॉलोनी के समान थी। चीन का अब इसके साथ कोई संबंध नहीं रह गया। हांगकांग के बहुसंख्यक नागरिक चीनी होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से यह ब्रिटेन के अधीन था। दूसरा, नॉनकिंग संधि द्वारा 5 एवं तित्सिन की संधि द्वारा 11। इस प्रकार दोनों संधियों द्वारा कुल 16 बंदरगाह नगर अब पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व में आ गया। इन्हें संधि के अधीन बंदरगाह कहा गया। इस नगरों में धीरे धीरे विदेशी बस्तियों का निवास हुआ जो चीन के नियंत्रण से स्वतंत्र थी। राज्य क्षेत्रीय अधिकार के कारण यहाँ विदेशी शासन का ही स्वरूप बन गया। तीसरा, 1860 के पश्चात आयात एवं निर्यात पर वसूले जाने वाले कर का कार्य विदेशी लोगों ने अपने हाथ ले लिया। इंपीरियल मेरीटाइम कस्टम सर्विस का प्रथम अध्यक्ष एक आयरिश रॉबर्ट हर्ट था। तटकर की वसूली विदेशियों के हाथ में जाने से चीनी सरकार को अत्यंत आर्थिक हानि हुई। चौथा, चीन का समस्त विदेशी व्यापार अब चीनियों के साथ पर विदेशी व्यापारियों के हाथ आ गया। चीनी बंदरगाह नगर में विदेशी बस्तियां स्थापित हुई। ये चीनी लोगों से नाम मात्र का संपर्क रखते थे। अब स्थिति 1839 ईस्वी के पूर्णतः विपरीत थी। अब ये विदेशी अपने आप को श्रेष्ठ एवं चीनियों को हेय समझने लगे। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध द्वारा पाश्चात्य शक्तियों ने चीन में साम्राज्यवाद के एक नए रूप की स्थापना की। चीन की सरकार अब इसके समक्ष अपने अत्यंत लुटा-पीटा एवं असहाय महसूस करने लगी। तो दोस्तों, ये था द्वितीय अफीम युद्ध। द्वितीय अफीम युद्ध का कारण, द्वितीय अफीम युद्ध से हुए चीन पर आघात, साम्राज्यवाद का निवास चीनवाद में। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।